नमो नमः मित्रों, अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं रवि शर्मा आपके लिए आज एक नया विषय लेकर के आया हूं, जिसका नाम है डीजी भारतम, जो कि हमारी 8वीं कक्षा की पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ है। पाठ प्रारंभ करने से पहले डीजी भारतम, जो कि हमारे पाठ का शीर्षक है, उसके विषय में जान लें। मित्रों, बता देता हूं कि डीजी भारतम अर्थात डिजिटल भारतम, डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं और आज हम उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के चलते आज हम जब बाज़ार जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो हमें उसे नगद रुपये देने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही हमें नगद रुपये लेकर के जाने की आवश्यकता होती है। आज हम अपने मोबाइल के माध्यम से अथवा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रुपयों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत सुविधा होती है, समस्या कम होती है। तो उसी को प्रदर्शित करते हुए आज ये पाठ आपके सामने रखा गया है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ का परिचय क्या है, तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है। पाठ परिचय और उद्देश्य है। अधुना सर्वत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा वर्तते। अयमेव विषयम् अधिकृत्य अस्य पाठस्य सृजनं कृतम्। अद्य वयं सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकमाध्यमेन चलदूरभाषयन्त्रमाध्यमेन च गृहे उपविश्य एव कर्तुं समर्थाः स्मः। वयं गृहे उपविश्य एव दूरस्थेन सम्बन्धिना सह साक्षात् वार्तां कर्तुं समर्थाः स्मः। एवं वक्तुं शक्नुमः यत् अन्तर्जालेन अस्माकं जीवनं सुगमं जातम्। एतेषां भावानामेव प्रतिपादनं करोति अयं निबन्धः। अर्थात आज सभी जगह डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनाई देती है। यही विषय लेकर के आपके सामने इस पाठ का सृजन किया गया है, इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। आज हम सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से और दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही करने में समर्थ है। आज हम कोई भी कार्य हो, बैंक का हो, किसी को पैसे भेजने हो या कोई चीज़ खरीदनी हो, तो हम घर बैठे पैसों का आदान प्रदान करके उन चीज़ों का क्रय कर पाते हैं। और हम घर बैठे ही अपने दूर बैठे हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने संबंधी से, अपने रिश्तेदारों से बात करने में हम समर्थ हो गए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि जो इंटरनेट है उसने हमारे जीवन को बड़ा ही सरल और सुगम बना दिया है। इसी प्रकार के भावों को लेकर के प्रतिपादित किया गया है, लाया गया है यह निबंध, जिसके अंतर्गत आपको डिजिटल इंडिया का परिचय दिया जाएगा। इसके कुछ दूसरे पक्ष भी हैं, इसमें कुछ नुकसान भी है। यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो ये डिजिटल इंडिया में नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि हैकर हमारे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए प्रयास करते हैं और यदि हम सावधानी नहीं रखते हैं तो वो हमारे पैसों को छीन सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पहले पैराग्राफ की ओर चलेंगे, उच्चारण करने के वाचन करते हैं इसका। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति जिज्ञासा मनसि उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यं प्रारब्धम्। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। अर्थात अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अर्थात पूरे विश्व के अंदर यही कार्य चल रहा है और इसी की चर्चा सुनाई देती है, क्योंकि ये भारत में अभी प्रारंभ हुआ है, इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया। अस्य पदस्य अर्थात इस पद का, इस शब्द का, किस शब्द का, डिजिटल इंडिया शब्द का भाव क्या है, इसको जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। तो देखिएगा, काल परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई है।
पुराने समय थे, प्राचीन काल था, जहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का लेन देन मौखिक रूप में अर्थात बोल कर ही किया जाता था। उस समय ना पुस्तकें थी, ना लेखनी थी, न कागज़ था, केवल गुरु बोलते थे और शिक्षा और शिष्य जो है वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो इसी प्रकार की श्रुति परंपरा से शिक्षा ग्रहण की जाती थी। उसके बाद में तालपत्र और भोजपत्रों पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनशील संसार के अंदर, परिवर्तनशील काल के अंदर जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, उसमें कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि सभी के मन में विद्यमान जो भाव हैं वो कागज़ के ऊपर लिखे जाने लगे। उसके भी पश्चात क्या होता है कि टंकण यंत्र का अर्थात टाइपिंग मशीन जो होती है उसे टंकण यंत्र कहते हैं। तो टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ और उसके आविष्कार से जो सामग्री, जो लिखा गया लेख है, उसको टाइप करके, टंकित करते का तात्पर्य टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये था। आइए इसका संस्कृत भाव देखते हैं। वो क्या है कि वर्तमान समये संसारे डिजिटल इंडिया इत्यस्य एव चर्चा भवति। अस्य कः अभिप्रायः एषा जिज्ञासा मनसि उत्पन्ना भवति। कालेन मनुजस्य आवश्यकतानां परिवर्तनं भवति। पुरा विद्यायाः दानं मौखिकरूपेणैव भवति स्म, अर्थात श्रवणेन एव ज्ञानं प्राप्यते स्म। श्रवणेन अर्थात सुनकर। तदनन्तरं तालपत्रेषु भोजपत्रेषु च लेखनकार्यम् आरब्धं। कालेन करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारः अभवत्। तेन मनोगतानां भावानां करगदेषु मनोगताः भावाः करगदेषु आगताः। तदनु टङ्कणयन्त्रम् आगतं येन लेखनं टङ्कणद्वारा चिरं सुरक्षितः तिष्ठति स्म। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सरलार्थ, पूरे संसार में आज डिजिटल इंडिया की ही बात सुनाई देती है। इस शब्द का भाव क्या है, ऐसी जानने की इच्छा मन में उठती है। समय परिवर्तन के साथ लोगों की ज़रूरतें भी बदल जाती है। पुराने समय में ज्ञान का लेन देन मौखिक रूप में होता था। मौखिक आपको बता चुका हूँ कि मुख के द्वारा गुरु कहते थे, शिष्य सुनते थे, उसके अलावा कोई कार्य शिक्षा में नहीं होता था। विद्या सुनकर ही ग्रहण की जाती थी। उसके बाद तालपत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हुआ। पहले लेखन कार्य नहीं किया जाता था, फिर समय परिवर्तन के साथ में तालपत्रों और भोजपत्रों पर इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तालपत्र और भोजपत्र एक प्रकार के पत्ते होते हैं जिन पर प्राचीन काल में लेखन का कार्य किया जाता था। समय के साथ कागज और लेखनी का भी आविष्कार हुआ, जिससे मन के भावों को कागज पर लिखा जाने लगा। टाइपिंग मशीन आने के बाद तो सारा लेखन का काम टाइपिंग के द्वारा ही होने लगा, जिससे वह लेख लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगा। आइए कुछ कठिन शब्दों और व्याकरणांशों को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। कठिन शब्द देखें पहले, उनके अर्थ के साथ में। अद्य अर्थात आज, श्रूयते तात्पर्य है सुनी जाती हैं, मनसी का तात्पर्य है मन में, उत्पद्यते का तात्पर्य है उत्पन्न होती है, मौखिकम का तात्पर्य मुख से अथवा बोलकर, श्रुति अर्थात सुनना या सुनकर, परिवर्तनी अर्थात परिवर्तनशील, करगदः अर्थात कागज, लेखनी का तात्पर्य है पेन, मनोगतानाम अर्थात मन में स्थित, टंकण का तात्पर्य होता है टाइपिंग, और बहुकालाय से तात्पर्य है लंबे समय के लिए। अब कुछ व्याकरणांश देखते हैं। अद्य यह एक अव्यय पद है, इसके रूप नहीं चलते। इत्यस्य यह इति और अस्य दोनों में संधि करने पर बना है और संधि का नाम है यण संधि। श्रूयते, श्रूयते में श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अस्य यह इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, जो कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ही बनता है। मनसी यहाँ मनस शब्द है, जो कि नित्य नपुंसकलिंग है और उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आसीत यह अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। परंपराया ये परंपरा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तालपत्रोपरि यह तालपत्र और उपरि इन दो शब्दों के मिलने से अर्थात इन दोनों में संधि करने से बना है और संधि का नाम है गुण संधि।
लेखन्याः, यहाँ पर लेखनी शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वेषाम, यह सर्व शब्द जो कि एक सर्वनाम शब्द है, सर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह भी नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है। कर्गदोपरि, यहाँ पर कर्गद और उपरि इन दो शब्दों के मिलने से ही इन शब्द का निर्माण हुआ है। प्रारब्धम, यहाँ पर प्र उपसर्ग और आ उपसर्ग, इन दो उपसर्ग के साथ में रब धातु से एक त प्रत्यय करने पर प्रारब्धम बना है। लिखिता में लिख धातु से एक त प्रत्यय करने पर बना लिखिता, और उसमें जब स्त्रीत्व विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लिखिता। और अतिष्ठत, यहाँ पर स्था अथवा तिष्ठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मूल धातु यहाँ पर स्था है, उसको तिष्ठ आदेश होता है। तो ये था प्रथम पैराग्राफ जिसमें हमने बताया आपको कि डिजिटल इंडिया की चर्चा सब जगह सुनी जा रही है और परिवर्तन के साथ साथ पहले शिक्षा सुनकर ग्रहण की जाती थी, फिर तालपत्रों पर आई, फिर टाइपिंग मशीन आने पर टाइप होने लगे, लेखनी और कागज़ के आने पर लिखे जाने लगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। तो आइए इसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटरमाध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारः भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। आइए अब अर्थ जानते हैं। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जब उसका वाचन किया जाता है तो आप भी अपनी पुस्तक में देख करके उसी प्रकार शुद्ध वाचन करने का प्रयास करें। तो वैज्ञानिक प्रविधि का तात्पर्य वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिकों के द्वारा जो तकनीक इजाद की गई है, लाई गई है, उसके द्वारा प्रगति यात्रा और भी आगे चली है। देश की प्रगति यात्रा, विकास की यात्रा और आगे बढ़ी है। आज सर्वाणि कार्याणि था, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक का तात्पर्य होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नाम का जो यंत्र है उससे सिद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं। आज समाचार पत्र हो, पुस्तकें हों, सभी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गद उद्योग अर्थात कागज़ का उद्योग, पेपर बनाने की जो कार्य होता है उसे कर्गद उद्योग कहते हैं। उस उद्योग के लिए, उस कार्य के लिए, पेपर बनाने के लिए वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग किया जाता है और उस उपयोग के कारण से वृक्षाः कर्त्यन्ते, इसमें वृक्ष काटे जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के बहुत अधिकाधिक उपयोग करने से, प्रयोग करने से ये वृक्षों का काटने का जो सिलसिला है उसमें न्यूनता आई है। ये हम आएगी ऐसा हमारा विश्वास है। अर्थात हम अधिक से अधिक यदि संगणक यंत्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से लिखना पढ़ना आदि करेंगे कार्य, तो हमें पेपर की आवश्यकता नहीं होगी, और पेपर की आवश्यकता नहीं होगी तो पेपर का निर्माण नहीं होगा, और जब निर्माण ही नहीं होगा तो वृक्षों का कर्तन भी नहीं होगा। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हम महान उपकार करेंगे या महान उपकार होगा। आज दुकानों पर, बाज़ार पर वस्तु का क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता यानी कंपल्सेशन नहीं होता। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से इन्हीं दोनों ने रुपयों का स्थान ले लिया है। आज हम बाज़ार में इन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बड़ी से बड़ी चीज़ का खरीद सकते हैं और उसका भुगतान हम कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए हमें राशि ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। वित्तकोशस्य, वित्तकोश का तात्पर्य होता है बैंक। तो बैंक के भी सभी कार्य आज कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे ही कर लेते हैं। आइए इसका संस्कृत भावार्थ देखेंगे। वैज्ञानिकां प्रविधेः विकास यात्रा अग्रे गता, परिणामतः सम्प्रति सकलानि कार्याणि संगणक माध्यमेन भवन्ति।
वार्तापत्राणि पुस्तकानि चापि अद्य तेन माध्यमेन एव लिख्यन्ते पठ्यन्ते च। करगद्यनिर्माणे तरूणाम् उपयोगेन तेषां कर्तनं भवति स्म, परन्तु वयं चिन्तयामः यत् सङ्गणकयन्त्रस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति। तेन वृक्षाणां प्राचुर्येण पर्यावरणस्य क्षतिः अपि न भविष्यति। सम्प्रति आपणे सामग्रीणां क्रयणे धनस्य अनिवार्यता नास्ति। धनस्य स्थानं डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यादि एते स्वीकृतवन्तौ। बैंक इत्यस्यापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकमाध्यमेन भविष्यन्ति इति। सरलार्थ देखेंगे। वैज्ञानिक तकनीक की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ी। आज सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा कम समय में संपन्न हो जाते हैं। अखबार हो या किताबें हों, सभी कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज निर्माण में पेड़ों के उपयोग के कारण निरंतर पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन हमें विश्वास है कि कंप्यूटर के प्रयोग से पेड़ों का काटना कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। आजकल बाजार में सामान खरीदने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के काम भी आज कंप्यूटर के माध्यम से हम करते हैं। मित्रों, जितनी भी बात आपको बताई गई है अब तक, आप उस सब से भली भांति परिचित हैं। कैसा आज वर्तमान समाज में हो रहा है हमारे देश में, यही डिजिटल इंडिया है। आइए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कठिन शब्द है प्रविधि। प्रविधि का तात्पर्य होता है तकनीक। अद्य का तात्पर्य है आज। सर्वाणि का अर्थ है सभी। का संगणक का तात्पर्य है कंप्यूटर। साधितानि अर्थात संपन्न होते हैं। करगद का तात्पर्य है कागज। कर्त्यन्ते अर्थात काटे जाते हैं। न्यूनता का तात्पर्य है कमी और दिशि का तात्पर्य है दिशा में। अब कुछ व्याकरणांश देखेंगे। अद्य जो कि एक अव्यय पद है। सर्वाणि, यहाँ पर सर्व शब्द का नपुंसकलिंग का रूप है ये, जो कि प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में बनता है। प्रविदेह, यह प्रविधि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। गता में गम धातु से एक त प्रत्यय है और त प्रत्यय लगने के बाद गत बना और उसमें टा प्रत्यय करेंगे तब बनेगा गता। भवंती, यहाँ पर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। कर्त्यन्ते, यह कर्त धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। न्यूनता में न्यून शब्द से तल प्रत्यय लगा हुआ है जिससे न्यूनता बना। भविष्यति, यह भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और दिशि, यह दिक् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो मित्रों, अब तक हमने जाना कि आज विश्व में डिजिटल इंडिया, इस बात की चर्चा निरंतर जारी है और आप देखते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी। प्राचीन काल में शिक्षा का लेन देन का माध्यम था केवल मौखिक, अर्थात सुनकर ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी और बोलकर प्रदान की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब कागज़ और पेन का आविष्कार हुआ तो वो लिखा जाने लगा तालपत्र और भोजपत्रों पर। फिर जब टाइपिंग मशीन आई तो वह सारा सब कुछ टाइप किया करके रखा जाने लगा। बाद में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो सारा कार्य कंप्यूटर पर होने लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि कागज़ निर्माण में जो वृक्षों को काटा जाता है, वृक्षों का कर्तन किया जाता है, वनों को काटा जाता है, तो जब कागज़ों की आवश्यकता नहीं होगी तो वनों को, पर्यावरण को बहुत ही लाभ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज हम समाचार पत्र हो, चाहे न्यूज़ देखनी हो, चाहे कोई किताब पढ़नी हो, तो हम संगणक का अर्थात कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। आज हम बाज़ार जाते हैं तो हमें वहाँ पर नगद राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा मोबाइल के द्वारा ही सभी को पैसे प्रदान कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं।
तो यह है डिजिटल इंडिया। आज के इस भाग में हम यहीं तक जानकारी प्राप्त करेंगे। शेष जानकारी के साथ आपको अगले भाग में मिलते हैं। आशा है ये भाग आपके लिए लाभदायक रहा हो और पाठ आपको समझ में आया हो। यदि आपको पाठ में कोई परेशानी हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके उसमें मुझे प्रश्न कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।